हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था दोस्तों इंडियन हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में हम लोग ने देखा था क्या पूरा सिलेबस डिकोड किया था दोस्तों कि हम लोग कहाँ से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में हमारा आज का पहला टॉपिक है दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। है दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। अब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या दोस्तों, इसको वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था भी कहा जाता है। तो प्राचीन समय में दोस्तों ज्ञान को, वर्तमान समय में भी ज्ञान को शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा के साथ दर्शन कहा जाता है, और दर्शन के बाद प्रबोध, ऐसे अन्य उपनामों से जाना जाता है दोस्तों ज्ञान को। ठीक है दोस्तों, तो इसी भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली को हम लोग विस्तृत से दोस्तों आज के लेक्चर में सब्जेक्टिव मतलब कि विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इसे वैदिक कालीन शिक्षा भी कहा जाता है दोस्तों। अब इस शिक्षा का चिंतन का केंद्र क्या था दोस्तों, मानवीय मूल एवं नैतिकता। इसका मानवीय मूल एवं नैतिकता का विकास करना प्रमुख केंद्र था दोस्तों। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या था, शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य क्या था दोस्तों, लक्ष्य इसका एक ही था जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति करना। क्या है दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति करना, मतलब कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है दोस्तों। क्या है, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है। तो यही शिक्षा का क्या था, अंतिम लक्ष्य था और एकमात्र लक्ष्य था दोस्तों। अब देखिए, अब ये शिक्षा कब दी जाती थी, बालक के जीवन चरण को या जीवन चक्र को ने वैदिक दर्शन में या हिंदू दर्शन में चार भागों में विभाजित किया गया। ब्रह्मचर्य, फिर क्या है गृहस्थ, गृहस्थ के पश्चात वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास। ये चार जीवन अवस्थाओं को निर्धारित किया गया। तो इसी ब्रह्मचर्य अवस्था में यानी कि 0 से लेके 25 वर्ष की आयु के अंदर ही बालक को शिक्षा प्रदान की जाती। ठीक है, तब 0 से लेके 25 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षा प्रदान की जाती। और शिक्षा को जीवन दर्शन के निर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांत माना था। इसको, शिक्षा को जीवन दर्शन के निर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांत माना गया था दोस्तों, तत्कालीन समय में भी और वर्तमान समय में भी। अब अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्राचीन भारतीय परंपरा को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्यों सिलेबस में जोड़ा गया है। तो नई शिक्षा नीति जो आई है दोस्तों हमारी 2020, ठीक है दोस्तों, उसमें इस शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है दोस्तों। इसलिए लोक सेवा आयोग ने इसे अपने सिलेबस में ऐड किया गया है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चंस आना 100% तय ही है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम लोग ने इसका कंटेंट कहाँ से लिया है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा कंटेंट है दोस्तों। चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ दोस्तों कि कंटेंट हम लोग ने कहाँ से लिया है। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब है दोस्तों ज्ञान संपदा। इसमें प्रारंभ में हिस्ट्री दी हुई है दोस्तों, इसी से कंटेंट लिया गया। एक एक और किताब है भारत का इतिहास, ये भी हिंदी ग्रंथ अकेडमी की है दोस्तों, हंसा व्यास जी की किताब है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कंटेंट लिया गया। ठीक है, और शिक्षा संबंधी कंटेंट कहाँ से लिया गया, बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों द ब्यूटीफुल ट्री। ये किसकी है दोस्तों, धर्मपाल जी ने लिखी है ये किताब, यहाँ से कंटेंट लिया गया है दोस्तों। और एक हमारा कंटेंट है इग्नू। इग्नू इग्नू हमारा सोर्स है दोस्तों, यहाँ से भी कंटेंट आपके लिए लिया गया है दोस्तों, जो यहाँ से आपको प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग पुनः हमारे टॉपिक में आते हैं दोस्तों कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी। शिक्षा यही थी कि प्रकृति के सानिध्य में आपको गुरुकुल या आश्रम में आपको शिक्षा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन शिक्षा को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक है वैदिक काल की शिक्षा, इसमें अब वैदिक काल में दो काल पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग हिस्ट्री में, कौन कौन सा, एक होता है क्या ऋग्वेदिक और होता है क्या दूसरा उत्तर वैदिक। अब ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। ठीक है दोस्तों, 1000 से, सॉरी दोस्तों इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग, 1500 बीसी से 1000 बीसी, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के उत्तर वैदिक काल को निर्धारित किया गया है दोस्तों। ठीक है,
अब वैदिक काल में कैसी शिक्षा दी जाती थी उसका अध्ययन करेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा का स्वरूप क्या था और जैन जैन कालीन शिक्षा का स्वरूप क्या था दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा के दो दो स्वरूप थे दोस्तों, एक क्या था प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है दोस्तों, क्या अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। अब अनौपचारिक शिक्षा क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसका निश्चित पाठ्यक्रम नहीं था, निश्चित संस्थान नहीं थी इसके लिए, और निश्चित गुरुओं की संख्या या शिक्षक नहीं थे दोस्तों। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित संस्थान और शिक्षक की व्यवस्था होती थी दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु के पश्चात बालक को दी जाती थी। कब? 5 वर्ष की आयु के पश्चात। इसके लिए एक संस्कार होता था दोस्तों, विद्या आरंभ संस्कार। इसी का अन्य नाम है दोस्तों क्या? अक्षर आरंभ संस्कार। अब भारतीय दर्शन में 16 प्रकार के संस्कार है दोस्तों, उसी में से 5 वर्ष की अवस्था में विद्या आरंभ या अक्षर आरंभ संस्कार होता था। इसी के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा बालक की स्टार्ट होती थी दोस्तों। अब ये कहाँ पर दी जाती थी? ये परिवार के द्वारा दी जाती थी दोस्तों, या परिवार के सदस्यों के द्वारा दी जाती थी। और इसमें प्रथम गुरु कौन होता था? बालक की माता को प्रथम गुरु कहा गया है दोस्तों। अब प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? तो इसका सिंपल सा पाठ्यक्रम था दोस्तों, आपको वेद सूत्र को याद करना है, ठीक है, सूक्त को याद करना है, ठीक है। संस्कृत का तो नॉलेज यहाँ नहीं मिलता था, लेकिन आपको वेद सूत्र इनको कंठस्थ करना था। और इसमें हम सीखते क्या थे? लेखन कार्य सीखते थे। लेखन के बाद हम लोग पाठन का कार्य सीखते थे, ठीक है दोस्तों। लेखन पठन का प्रशिक्षण दिया जाता था प्रारंभिक शिक्षा में। और वहीं उच्च शिक्षा में, अब देखिए उच्च शिक्षा का जो प्रावधान था दोस्तों, समाज तत्कालीन समय में 4 वर्ग में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों। तो जो ब्राह्मणों के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष की आयु में, और वैश्यों के लिए 12 वर्ष की आयु में, और शूद्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान नहीं था दोस्तों। ये पूछ सकता है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा में उच्च शिक्षा का प्रावधान समाज के किन किन वर्गों को था? तो समाज के तथाकथित उच्च वर्गों को, या तथाकथित उच्च वर्गों के 3 वर्गों को था, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब उच्च शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी ये? अब मैंने बताया था कि निश्चित संस्थान, तो कहाँ पर? गुरुकुल में या प्रमुख शिक्षा केंद्रों में ये शिक्षा दी जाती थी दोस्तों, ठीक है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पूर्व बालक का संस्कार किए जाते थे। कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयन संस्कार, ठीक है दोस्तों। उपनयन या द्विज धारण करने या जनेऊ धारण करने के पश्चात वह एक और संस्कार होता था, वेद आरंभ। वेद आरंभ संस्कार के पश्चात वह वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो जाता था, ठीक है। इसलिए 2 संस्कार आईएमपी थे उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें वर्ष याद रखना है कि ब्राह्मण 8 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा के लिए योग्य हो जाता था, क्षत्रिय 10 वर्ष में, और वैश्य 12 वर्ष में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, सविद्या या विमुक्ति, मतलब कि विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करे, वही जो अंतिम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन उसके पूर्व इसके क्या क्या उद्देश्य थे दोस्तों? एक तो धार्मिक भावना का विकास करना, कि आप जिस धर्म को मानते हैं, ठीक है, उसकी भावना को अपने अंदर जागृत करना। इसको दोस्तों की भावना को अपने अंदर जागृत करना ही शिक्षा का उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? चरित्र का निर्माण करना। क्या था दोस्तों? चरित्र का निर्माण करना। तीसरा उद्देश्य क्या था? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या क्या जाता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है दोस्तों, ये सब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता था। और चौथा उद्देश्य क्या था हमारा? नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य भावना का विकास करना। इसका नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य भावना का विकास करना। देखिए दोस्तों, आपको ये एक एक चीज नोट करते हुए चलना है दोस्तों। यदि आप नोट नहीं भी करेंगे दोस्तों,
तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, एमसीएस क्लासेस नया सिलेबस कंटेंट में। ठीक है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको लिखते हुए चलना है दोस्तों, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो और आपको याद होते चले साथ साथ। ठीक है, ये शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे दोस्तों। ठीक है, अब शिक्षा के दो प्रकार तत्कालीन समय में विद्यमान थे। ठीक है, अब इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? मुंडोको उपनिषद से मिलती है दोस्तों। कहाँ से? मुंडोको उपनिषद से। दो प्रकार की शिक्षा होती थी, परा शिक्षा और अपरा शिक्षा। तो जो परा शिक्षा होती थी दोस्तों, आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा होती थी, आध्यात्मिक विकास के लिए। जबकि अपरा शिक्षा क्या होती थी दोस्तों? लौकिक जीवन के लिए। इसके लिए लौकिक जीवन के लिए। अब जो परा शिक्षा जो होती थी, इसमें हम लोग इसकी सत्य की प्राप्ति की शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब कि सत्य कहाँ से मिलेगा हमको, या फिर निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, या कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी दोस्तों, ये परा शिक्षा में। यदि मैं आपका इसको एग्जाम्पल दे के समझाऊं मैं आपको, तो गौतम बुद्ध, ठीक है, परा शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने क्या प्राप्त किया था? कैवल्य या निर्वाण की प्राप्ति करी थी दोस्तों। ठीक है, अब जो अपरा शिक्षा थी, कौन सी शिक्षा दोस्तों? अपरा शिक्षा। ठीक है, जो अपरा शिक्षा थी, ये कौशल आधारित शिक्षा थी। इसमें बालकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता था। यदि हम लोग इसको वर्तमान के संदर्भ में देखें, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब अपर शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग। ठीक है, अब इसका ये देख लेते हैं हम लोग कि सिद्धार्थ जो 29 वर्ष की अवस्था के पहले वो अपरा शिक्षा प्राप्त किए थे, और जो जैसे ही वो 29 वर्ष की आयु के पश्चात उन्होंने घर को त्याग किया, फिर उन्होंने तपस्या की, उसके पश्चात उनको उन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण करी? परा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो सिद्धार्थ से क्या बने दोस्तों? गौतम बुद्ध बने। आईएमपी है दोस्तों। ठीक है, या फिर बुद्ध बने। ठीक है, गौतम हटा दीजिएगा दोस्तों, वैसे गौतम एक ऋषि भी थे इसलिए। ठीक है, ये हो गई हमारे शिक्षा का स्वरूप, और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? मुंडोको उपनिषद से मिलती है दोस्तों। कहाँ से? मुंडोको उपनिषद से। अब देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या था। ठीक है दोस्तों, अब उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम मैं बता रहा हूँ आपको। वेद, 4 प्रकार के वेदों का अध्ययन करना था। सॉरी दोस्तों, अब 4 प्रकार के जो वेद अध्ययन करते थे दोस्तों, जैसे किसी ने एक वेद का अध्ययन किया है दोस्तों, तो उसको उपाधि कौन सी मिलती थी? स्नातक की उपाधि मिलती थी। जिसने 2 वेद का अध्ययन किया है, उसे वसु की उपाधि मिलती थी। जिसने 3 वेद का अध्ययन किया है दोस्तों, उसे रुद्र की उपाधि मिलती थी। जिसने 4 वेद का अध्ययन किया है दोस्तों, उसे आदित्य की उपाधि मिलती थी। ठीक है दोस्तों, ये वेद उस समय का पाठ्यक्रम था उच्च शिक्षा का। इसके पश्चात वेदांग, ठीक है, इसमें शिक्षा, सूत्र, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता था। निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात उपनिषद, 108 प्रकार के उपनिषद है दोस्तों, उनका अध्ययन किया जाता था। इसके पश्चात पुराण, 18 प्रकार के पुराण, जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विराट पुराण। ठीक है दोस्तों, फिर इसके पश्चात अरण्यक, अरण्यक के पश्चात हम लोग किसका अध्ययन करते थे? ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करते थे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे। ठीक है, तर्क, गणित और राजनीति। ठीक है, इन सब का अध्ययन करते थे। ये तो अनिवार्य था ही पाठ्यक्रम में। लेकिन साथ साथ हम लोग किसका अध्ययन करते थे? पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, रसायन विद्या, शस्त्र संचालन और ललित कला का हम लोग अध्ययन करते। अब देखिए दोस्तों, जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी? श्रवण, आपको ध्यान से सुनना है। मनन, उसको मनन करना है, चिंतन करना है। और निशित ध्यान, क्या है दोस्तों? निशित ध्यान। इसमें क्या था दोस्तों? गहन चिंतन करना है आप। ठीक है, सुनना है ध्यान पूर्वक, सूक्तियों को सुनना है, फिर उसका चिंतन करना है, फिर गहन चिंतन करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो प्रक्रिया थी दोस्तों, इसको संचालित करने के लिए 3 प्रकार के शिक्षक होते थे दोस्तों। कितने प्रकार के? शिक्षकों की 3 श्रेणियां होती थी। सबसे उच्च वर्ग के थे आचार्य। ये निशुल्क वेदों का अध्ययन करवाते, निशुल्क वेदों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, एक होते थे उपाध्याय, ये शुल्क लेकर के वेदों का अध्ययन करवाते थे। और तीसरा है इसी में गुरु, जो
गुरुकुल में जो आचार्य के नीचे दो पोस्ट होती थी दोस्तों, उसे गुरुकुल कहा जाता है। यदि हम लोग वर्तमान संदर्भ में देखें तो आपने सुना होगा वर्ग 1 का टीचर, वर्ग 2 के टीचर और वर्ग 3 के टीचर। ये प्राथमिक स्कूल में या माध्यमिक स्कूल में और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में ये वर्ग 1 के टीचर होते हैं। ठीक है। तत्कालीन समय में भी सेम व्यवस्था थी दोस्तों, आज के समय में भी वही व्यवस्था है, बस केवल नाम और स्वरूप का अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको शिक्षा प्रणाली का क्रम याद रखना है, श्रवण, मनन और निधिशान। ठीक है दोस्तों, आईएमपी है, ये पूछ सकते हैं आपको। ठीक है। फिर शिक्षा प्रणाली। अब शिक्षा प्रणाली की मतलब शिक्षा प्रणाली आपको कैसे दी जाती थी। यदि हम लोग देखें, सुकरात ने बताया था, आप अब हम लोग पढ़ेंगे बाद में वैसे सुकरात को डिटेल में मेंस के चौथे पेपर में। ठीक है दोस्तों, उसने क्या क्या बताया था, द्वंद्वात्मक विधि, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, संशयात्मक विधि, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि। ठीक है दोस्तों, ये पाश्चात्य दार्शनिक है दोस्तों, इन्होंने शिक्षा प्रणाली के ये स्वरूप दिया था दोस्तों। लेकिन प्राचीन समय में या प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रणाली का जो स्वरूप था दोस्तों, एक थी व्याख्यात्मक विधि। ठीक है दोस्तों, व्याख्या करके शिक्षा प्रदान करना। दूसरी थी पाठ्य परायण विधि। ठीक है दोस्तों, तीसरी थी शास्त्रास्त्र विधि या फिर वाद विवाद के माध्यम से। चौथी थी सूत्र विधि, सूत्र विधि के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी। साथ ही प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है दोस्तों, प्रश्नोत्तर के पश्चात उदाहरण कथन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, कथोपकथन विधि। ठीक है, इन सब शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से संचालित किया जाता था दोस्तों, या फिर हस्तांतरित या स्थानांतरित किया जाता था। ठीक है। अब देखिए, एक और यहाँ पे शुद्ध उच्चारण के लिए, यदि किसी का शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है दोस्तों, तो उसके लिए 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। एक थी पाणिनीय शिक्षा, ठीक है दोस्तों, दूसरी थी नारदीय शिक्षा और तीसरी थी याज्ञवल्क्य शिक्षा। ये 3 प्रकार की शिक्षा शुद्ध उच्चारण के लिए दी जाती थी दोस्तों तत्कालीन समय में। ठीक है। फिर अब हम आते हैं तत्कालीन समय में स्त्री शिक्षा का क्या प्रावधान था। तो एक एक ऋषि का नाम है दोस्तों, आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, मुझे लगता है दोस्तों, हारित ऋषि। हारित ऋषि ने स्त्री शिक्षा का उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है दोस्तों अपनी एक संहिता में। ठीक है दोस्तों, वो संहिता का नाम मुझे नहीं मिला दोस्तों, लेकिन आप याद रखिएगा, हारित ऋषि ने अपने ग्रंथ में स्त्री शिक्षा के लिए 2 प्रकार के संस्कार का प्रावधान किया था दोस्तों, एक उपनयन संस्कार और एक वेद आरंभ संस्कार। ठीक है दोस्तों, ये सब उच्च शिक्षा से संबंधित संस्कार हैं दोस्तों। ठीक है, आपने सुना होगा तत्कालीन समय में लोक मुद्रा जी का नाम, तिक्ता, अपाला, घोष, ठीक है दोस्तों, गार्गी, ये प्रमुख विदुषी थी तत्कालीन समय में, इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी दोस्तों। ठीक है, अदिति, ये सब नाम है दोस्तों जिन्होंने, जो विदुषी विदुषी थी तत्कालीन समय में। ठीक है, और स्त्री शिक्षा का प्रावधान कहाँ पे मिलता है हमको, हरित ऋषि की संहिता में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षा को प्रोवाइड करने के लिए प्रमुख शिक्षा केंद्र होते थे दोस्तों। यदि हम लोग वर्तमान में देखें, प्राथमिक स्कूल, ठीक है, माध्यमिक स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये वर्तमान संदर्भ में थे दोस्तों। लेकिन प्राचीन समय में क्या कहते हैं, शिक्षा के केंद्र, टोल, यहाँ पे केवल एक शिक्षक होता था दोस्तों, और ये किसकी शिक्षा देता था, संस्कृत विषय की प्रारंभिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा प्रदान करता था। ठीक है। चरण, चरण में क्या था दोस्तों, वेद के एक अंग का अध्ययन करना होता था। यहाँ पे किसका, वेद के एक अंग का अध्ययन, केवल एक अंग का अध्ययन करना होता था दोस्तों। ठीक है। लेकिन घटिका में आपको धर्म एवं दर्शन धर्म एवं दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना होता था दोस्तों। गुरुकुल, गुरुकुल में आपको वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, व्याकरण आदि की शिक्षा प्राप्त करना होता था। परिषद में आपको, इसमें यहाँ पे आपको 10 शिक्षक मिलते थे दोस्तों, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक होते थे। उन शिक्षकों के द्वारा, जैसे कोई शिक्षक वेद का अध्ययन करवा रहा है तो दूसरा आपको वेदांग पढ़ाएगा, तीसरा शिक्षक आपको अरण्यक पढ़ाएगा, ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट विभाजित हो जाते थे दोस्तों। विद्यापीठ,
अब विद्यापीठ में क्या था कि आपको व्याकरण सीखना है, व्याकरण सीखने के पश्चात आपको तर्कशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करना है। ठीक है दोस्तों। विशिष्ट विद्यालय, मंदिर विद्यालय, कि मंदिर में भी विद्या प्रदान की जाती थी, किसके द्वारा? पुरोहित, पुजारी इत्यादियों के माध्यम से। ब्राह्मणी शिक्षा की किसी विशिष्ट या किसी क्षेत्र विशेष के ब्राह्मणों का एक समूह बनाया जाता था दोस्तों, और उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक रूप से यह शिक्षा प्रदान की जाती थी, और उससे बड़ा स्वरूप होता था दोस्तों किनका? विश्वविद्यालय का। ठीक है दोस्तों। अब आपने विश्वविद्यालय में देखिए दोस्तों, कहते ये सब उच्च शिक्षा के लिए थे। जैसे आपने सुना होगा नालंदा महाविद्यालय, तक्षशिला महाविद्यालय, विक्रमशिला महाविद्यालय, वल्लभी शिक्षा केंद्र, उज्जैनी शिक्षा केंद्र, काशी महाविद्यालय। ठीक है दोस्तों। औदंतपुरी महाविद्यालय, ये सब तत्कालीन समय के महाविद्यालय थे दोस्तों। इन महाविद्यालय में अध्ययन के लिए भारत के साथ साथ विदेश के भी छात्र लोग आते थे दोस्तों, विदेश से भी छात्र लोग अध्ययन करने के लिए आते थे भारत। ठीक है। हम इन प्रत्येक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि एमपीपीएससी के द्वारा, ठीक है दोस्तों, 2023 के मेंस में नालंदा या तक्ष विश्वविद्यालय को दोस्तों 11 मार्कर में पूछा था उन्होंने। कितने मार्कर में? 11 मार्कर में पूछा था दोस्तों। तो हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे यहाँ से, क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं शिक्षा संबंधी संस्कार। अब देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में या फिर हिंदू संस्कृति में दोस्तों 16 संस्कारों का वर्णन है। कितने? 16 संस्कारों का वर्णन है, जो गर्भ धारण से लेकर के अंत्येष्टि तक या मृत्यु के पश्चात या मृत्यु तक के संचालित किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। उसी में सबसे पहला संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। अभी हम लोग ने देखा था प्रारंभिक परीक्षा में 5 वर्ष की आयु में किया जाता था दोस्तों। ठीक है, विद्या आरंभ। इसी का अन्य नाम क्या था? अक्षरा आरंभ। ठीक है। उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था, और किसका होता था ये? समाज के, तत्कालीन समाज के ऊपर के 3 वर्गों के लिए। इसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं वेद आरंभ। ये भी 8 वर्ष की आयु में होता था। ठीक है। समाज के वही 3 वर्गों के लिए। क्षमावर्तन सिद्धांत, ये 25 वर्ष की अवस्था में जब एक बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी दोस्तों, तो ये संस्कार किया जाता था। इसमें इसके बालक के द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करके ये संस्कार का समापन किया जाता था। ठीक है। तो ये आपको 4 संस्कार याद रखने हैं दोस्तों। किसी किसी किताब में आपको केवल 3 संस्कार मिलेंगे, लेकिन दोस्तों 4 संस्कार होते थे प्राचीन समय में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब देखिए, एक बालक की जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, या फिर जैसे वर्तमान समय में हमारी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है, तो स्कूल में या विद्यालय में हमारे टेस्ट लिए जाते थे दोस्तों। जैसे तिमाही परीक्षा ली जाती है अभी वर्तमान समय में, तिमाही परीक्षा ली जाती है, और वार्षिक परीक्षा ली जाती है दोस्तों। ठीक है। वैसा ही प्राचीन समय में तलाका परीक्षा ली जाती थी। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या था कि पुस्तकीय परीक्षण लिया जाता था किसी भी विद्यार्थी का। ठीक है। कंठ पाठ्य परीक्षा की, इसमें आपको वेद के जो सूक्त हैं वो कंठस्थ है या नहीं, उसकी परीक्षा ली जाती थी। और एक था शास्त्रार्थ परीक्षा की, इसमें वाद विवाद के माध्यम से किसी भी विद्यार्थी से आपको डिबेट करवाया जाता था दोस्तों, और देखा जाता था कि उसे कितना ज्ञात है इस सब्जेक्ट में, उसका कितना उसको नॉलेज है, ये सब चीज देखा जाता था। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग, अब ये हो गई हमारी वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है दोस्तों। अब वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता क्या क्या थी दोस्तों, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, इसे नोट डाउन करते चलिएगा। एक आदर्शवादी शिक्षा थी दोस्तों ये, कि मतलब एक समाज में समता समानता स्थापित करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। एक थी इसमें क्या था, विशेषता क्या थी? प्रकृति का सानिध्य। यह शिक्षा गुरुकुल आश्रम में दी जाती थी, प्रकृति के बीच में। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी दोस्तों। चित्त वृत्तियों का निरोध करना था, कि मतलब कि योग व्यायाम के माध्यम से ये शिक्षा संचालित की जाती थी। तो इसमें देखना होगा आपने अष्टांग योग। ठीक है दोस्तों। यम नियम आसन धारणा, इस प्रकार के जो योग हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता था। निशुल्क शिक्षा होती थी दोस्तों। क्या? निशुल्क शिक्षा। ठीक है।
फिर क्या था, सबके लिए समान शिक्षा होती थी। ठीक है, तो ये वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसकी प्रमुख विशेषता थी दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है दोस्तों, अब बौद्धकालीन शिक्षा के भी दो स्वरूप थे, एक थी प्रारंभिक स्वरूप, ठीक है, और दूसरा है कौन सा स्वरूप, उच्च शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा वही परिवार के द्वारा दी जाती थी शिक्षा, इसे अनौपचारिक शिक्षा बोलते थे, और इसमें आधारभूत शिक्षा दी जाती थी कि इसमें अक्षरों का ज्ञान, ठीक है, अक्षरों का ज्ञान, फिर आपको किससे कैसा व्यवहार करना है, नैतिक शिक्षा, ये सब चीज की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में दी जाती थी। लेकिन उच्च शिक्षा में जब बालक की आयु 12 वर्ष की हो जाती थी दोस्तों, तब 12 वर्ष की आयु हो जाती थी, तब उच्च शिक्षा उसकी प्रारंभ होती थी। और बौद्ध धर्म में एक प्रवजा संस्कार होता है दोस्तों, प्रवजा संस्कार के पश्चात ही उस वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता था। ठीक है दोस्तों, किसके पश्चात, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए उसको प्रवजा संस्कार होता था। ठीक है दोस्तों, ये थी क्या हमारी बौद्धकालीन शिक्षा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है दोस्तों, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, यह दर्शन में समाहित है। किसमें, दर्शन में। किसमें समाहित है दोस्तों, दर्शन में। अब दर्शन होता क्या है, तो दर्शन क्या है, दर्शयते अनेन इति दर्शन, कि मन की आंखों से जो हम देखते हैं या फिर उसका गहन अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से जो हमारे विचार जो प्रस्तुत होते हैं दोस्तों, उसे ही दर्शन कहते हैं। अब दर्शन का एक अन्य नाम होता है दोस्तों, मीमांसा। ठीक है, अब मीमांसा का साधारण या फिर सिंपल सा अर्थ है दोस्तों, गहन विचार, परीक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से विचारों को प्रस्तुत करना। अब दर्शन के भी तत्कालीन समय में या वर्तमान में चार पक्ष देखने को मिलते हैं दोस्तों। तत्व मीमांसा क्या है दोस्तों, पहला इसका है क्या, तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा की जगत का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं। फिर क्या है, ज्ञान मीमांसा, कि जगत है क्या, ईश्वर है क्या, आत्मा परमात्मा है क्या, इसका अध्ययन करना। फिर तीसरा पक्ष है दोस्तों क्या, आचार मीमांसा। ठीक है, आचार मीमांसा कोई मूल मीमांसा या फिर नीति मीमांसा, कि समाज में जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, इसका अध्ययन करते हैं। और चौथा पक्ष, नवीन पक्ष है दोस्तों, तर्क मीमांसा, कि तर्क और विवेक और बुद्धि के माध्यम से विचारों की पुष्टि करना ही तर्क मीमांसा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यही दर्शन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत सिद्धांत था दोस्तों। और दर्शन एक क्या था, उनका केंद्र बिंदु था। इसी दर्शन के केंद्र या इसी दर्शन के परिधि में या इसी दर्शन के आसपास प्राचीन भारतीय ज्ञान या शिक्षा प्रणाली संचालित की जाती थी। कहाँ पर, विभिन्न गुरुकुलों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आपको आई होप ये आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ से आईएमपी फैक्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारा सब्जेक्टिव क्लास हुई दोस्तों। जब सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, हम लोग एमसीक्यूज फॉर्म में लेक्चर्स लाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।